किसी भी बिजनेस को शुरू करने और उसको चलाने के लिए आइडिया के बाद सबसे जरूरी होती है फंडिंग। जैसे किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे जरूरी होता है पिलर्स, बस वैसे ही फंडिंग आपके बिजनेस में सपोर्टिव पिलर्स की तरीके वर्क करता है। किसी कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एक्सपेंशन, सेल्स, मार्केटिंग और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए फंडिंग बहुत जरूरी होती है। कई स्टार्टअप्स ऐसे भी होते हैं जो थर्ड पार्टी फंडिंग के नहीं लेते हैं, अपने बिजनेस को सेल्फ बूस्ट करते हैं। बहुत से स्टार्टअप फंडिंग तब लेते हैं जब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में फंडिंग से रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइड देंगे जो आपके बिजनेस को पिच करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी भी स्टार्टअप को बहुत से पर्पस के लिए फंडिंग की नीड होती है, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीम हायरिंग, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक एंटरप्रेन्योर को पिच करने से पहले पता होना चाहिए कि उसको फंडिंग की नीड क्यों है। इन्वेस्टर्स के पास जाने से पहले बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर फंडिंग कितने टाइप्स की होती है, जिससे आपको अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग प्लानिंग करने में आसानी हो। सबसे पहले जो फंडिंग आती है वो होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग आपने जो कैपिटल इन्वेस्टर से ली है वो आपको वापस नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको कैपिटल के बदले कंपनी के शेयर्स देने पड़ते हैं। जैसे मान लेते कि किसी इन्वेस्टर्स ने आपको 10 करोड़ रुपए दिए और उसके बदले आपसे कंपनी की 5% इक्विटी ले ली, तो इसका मतलब है कि कंपनी के 95% शेयर्स आपके पास होल्ड है और बाकी 5% इन्वेस्टर्स के पास। इक्विटी फंडिंग में इन्वेस्टर खुद को कंपनी के डिसीजन में शामिल कर सकता है। सेकंड पॉइंट आता है डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें होता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्टर से लिया है आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। डेब्ट फाइनेंसिंग में रिस्ट्रिक्शंस ये होते हैं कि कंपनी को एक टाइम लिमिट के अंदर पैसा वापस करना पड़ता है। डेब्ट फाइनेंसिंग में लेंडर का बिजनेस में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको लेंडर के कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए अपने बिजनेस एसेट्स में से कुछ देना पड़ता है। नंबर थर्ड आता है ग्रांट। सो ग्रांट में आपको पैसे रिपे करने नहीं होते हैं, ना इक्विटी देनी होती है। ये एक तरह से फाइनेंशियल अवार्ड होता है जो बिजनेस आइडिया की इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ये ग्रांट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट चैलेंजेस ग्रांट प्रोग्राम्स के थ्रू मिलता है। अभी तक हमने आपको स्टेजेस ऑफ फंडिंग के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं स्टार्टअप की स्टेजेस और सोर्सेज ऑफ फंडिंग के बारे में। तो स्टार्टअप के लिए फंडिंग के कई सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। हालांकि फंडिंग का सोर्स आमतौर पर स्टार्टअप ऑपरेशन से मैच होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको आपके फेवर के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फंडिंग स्टेजेस में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आइडिएशन स्टेज। इस स्टेज में एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया होता है जहां पर फंड्स की नीड कम होती है। इसके अलावा स्टार्टअप की इनिशियल स्टेज में फंड्स रेज करने के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आइडिएशन स्टेज में आप प्री सीड स्टेजेस के थ्रू 3 तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। पहला बूस्ट स्टेपिंग या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग के थ्रू। दूसरा आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से फंड्स लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तीसरा आप पिचिंग इवेंट्स में अपना आइडिया को पिच करके ग्रांट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन स्टेज। इस स्टेज पर एक स्टार्टअप के पास प्रोटोटाइप तैयार होता है और उसे स्टार्टअप के प्रोडक्ट और सर्विस की पोटेंशियल डिमांड को वैलिडेट करने की नीड होती है। इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसके बाद मार्केट में इसे लॉन्च किया जाता है। वैलिडेशन स्टेज में आप सीड स्टेज के थ्रू 4 तरीके से फंड रेज कर सकते हैं, जैसे इंक्यूबेटर्स प्रोग्राम्स के थ्रू, गवर्नमेंट लोन स्कीम्स के थ्रू, एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स गेन करते हैं और वायबल बिजनेस मॉडल बनाते हैं। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में सीरीज ए स्टेज के थ्रू फंड्स रेज कर सकते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फंड्स, वेंचर डेब्ट फंड्स। इन फंड्स का यूज करके आप यूजर बेस ग्रो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफरिंग को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलिंग। इस स्टेज आने तक आपका बिजनेस सेट हो चुका होता है। अब आप इस स्टेज में मार्केट के फास्ट ग्रोथ रेट को एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपके बिजनेस रेवेन्यू के इंक्रीज करने में हेल्प करता है। स्केलिंग स्टेज में सीरीज बी, सी, डी और ई फंडिंग्स का यूज करके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, सीरीज ई फंडिंग के रिसोर्सेज वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्जिट स्टेज। एग्जिट स्टेज आने तक आपका बिजनेस ओवरऑल ग्रो कर चुका होता है
अब आप कंपनी के आईपीओ भी लिस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अपने इक्विटी शेयर्स किसी और वेंचर कैपिटल को या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को सेल कर सकता है। कंपनी के फाउंडर्स इन्वेस्टर से अपने शेयर्स वापस भी ले सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट फंड है तो। इसका बेनिफिट फाउंडर को ये होगा कि वो दोबारा से कंपनी पे पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। अभी तक आपको हमने बताया कि स्टार्टअप्स की स्टेजेस और सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में। अब आपको बताते हैं कुछ स्टेप्स की कैसे आप फंड रेजिंग के लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये समझना होगा कि स्टार्टअप्स को कितनी फंडिंग चाहिए और स्टार्टअप्स को फंडिंग की नीड क्यों है। आपको क्लियर माइलस्टोन के साथ प्लान रेडी करना होगा कि स्टार्टअप को अगले 2 या फिर 10 साल में क्या अचीव करना है। फाइनेंशियल फोरकास्ट, प्रोजेक्टेड सेल्स डेटा के साथ ही मार्केट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए टाइम लिमिट में कंपनी की ग्रोथ के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा प्लान बनाना होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जितना जरूरी फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट समझना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका स्टार्टअप फंड रेज करने के लिए तैयार है। अगर कोई इन्वेस्टर आपके रेवेन्यू प्रोजेक्शंस और रिटर्न्स के बारे में समझने के लिए कन्विंस है तो वो इन्वेस्टर आपके प्लान को सीरियसली सुनेगा। इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आपके स्टार्टअप का पोटेंशियल देखता है कि क्या आपका स्टार्टअप में पोटेंशियल है ग्रोथ का कि नहीं। तो आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना होगा इन्वेस्टर्स के पास जाने से पहले। पहला पॉइंट आता है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ मार्केट पोजीशन, दूसरा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ आता है यूनिकनेस ऑफ द स्टार्टअप एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिफ्थ आता है एंटरप्रेन्योर्स विजन एंड फ्यूचर प्लान, सिक्स्थ आता है रिलायबल पैशनेट एंड टैलेंटेड टीम। स्टार्टअप फंड रेजिंग के नेक्स्ट स्टेप में आपको पिच डेक प्रिपेयर करना होगा। पिच डेक में आपको एक डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाना होगा और उसमें स्टार्टअप के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मेंशन करना जरूरी होता है। इसके बाद आपको टर्म शीट प्रिपेयर करनी होगी। सब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टर्म शीट क्या होता है। सो आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये टर्म शीट क्या होता है। टर्म शीट समरी लिस्ट होती है जिससे अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स के सामने रखा जाता है, जिसमें प्रपोज्ड की टर्म्स होते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इंडिया में वेंचर कैपिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक टर्म शीट में जनरली 4 स्ट्रक्चर प्रोविजंस होते हैं: वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और शेयर कैपिटल। अब इन टर्म शीट के स्ट्रक्चर प्रोविजन को डीपली समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्लेन करते हैं वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन कंपनी की टोटल वर्थ होती है। किसी कंपनी की वैल्यूएशन कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच, मार्केट मल्टीपल अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस और स्टेज अप्रोच वैल्यूएशन से। 4 स्ट्रक्चर प्रोविजन में सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मोड को डिफाइन करता है, जिससे पता चलता है कि स्टार्टअप को जो इन्वेस्टमेंट मिला है वो इक्विटी के थ्रू मिला है या फिर डेब्ट के थ्रू मिला है या फिर इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन से मिला है। स्ट्रक्चर प्रोविजन में थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सो टर्म शीट किसी स्टार्टअप के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। डायरेक्टर्स की लिस्ट, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स और रिमूवल लिस्ट होती है। स्ट्रक्चर प्रोविजन का लास्ट पॉइंट आता है चेंजेस टू शेयर कैपिटल। स्टार्टअप्स में सभी इन्वेस्टर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन होती है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स कई राउंड फंडिंग के बाद फ्लेक्सिबल एग्जिट ढूंढते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स नई नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट इनोवेशंस की जर्नी के पार्ट बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अर्ली एज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजीज और बिजनेस मॉडल्स के बारे में पता चलता है, जिससे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया है। इसे स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड्स के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने जून 2016 में स्टैब्लिश किया था। फंड्स ऑफ फंड्स डायरेक्टली स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि यह सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को कैपिटल देता है। इसको डॉटर फंड भी कहा जाता है, जो कि हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को डॉटर फंड्स के थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स को मैनेज करने
और डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार दिए गए हैं। फंड्स ऑफ फंड्स वेंचर कैपिटल्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करता है और फिर वेंचर कैपिटल्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप्स को फंडिंग की इस पूरी लाइफ साइकिल से होते हुए गुजरना पड़ता है। स्टार्टअप्स इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 129 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को 10,229 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और 92 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को 4,552 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आई होप आपको ये स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।